तो कुछ करंट अफेयर से शुरू करते हैं। कुछ मुद्दे लिखिए। निबंध आपने लिखा है, कितने? तीनों हो गए। पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, है ना? तीनों हो गए। तो विमेन एम्पावरमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में महिलाओं का सशक्तिकरण, ये इस बार का लिखिए। विमेन एम्पावरमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं का सशक्तिकरण। तो इस टॉपिक पे यदि आप पूरा पहले से अगर करेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। सती प्रथा वाला भी आ जाएगा और वो आप लोग ब्रिटिश एरा में चले जाओगे। इसलिए मैंने सिंस इंडिपेंडेंस बताया ताकि बात का, लेकिन बैकग्राउंड तो आप दे ही सकते हैं। ब्रिटिश एरा का बैकग्राउंड तो दे ही सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा ऐसे इस वीक का जो आपको ऐसे दिया है। दूसरा, करंट अफेयर्स में अभी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA। तो इस बार PMLA क्या है, कैसे काम करता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मैंने पहले भी कई बार, मैं तो 2014-15 में बताता था जब लोग जानते नहीं थे, चर्चा नहीं होती थी, तब मैं क्लासेस में यहाँ बताता था इसी के बारे में, इस एजेंसी के बारे में। और पुराने आप लेक्चर देखोगे तो उसमें उसके बारे में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। खैर, फिर भी ऐसे आज हम लोग जो पॉलिटी वाले हिस्से में चर्चा करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दोनों तरह की बॉडीज के बारे में बात करेंगे, है ना। तो 3 प्रकार की बॉडीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव के रिजोल्यूशन से तैयार होती है। यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय के रिजोल्यूशन हो सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रिजोल्यूशन हो सकता है। वो लोग जो अपने प्रस्ताव के माध्यम से जो बॉडी तैयार करते हैं उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लेना देना नहीं है। तो फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती हैं? 2 तरह की होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक तो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी और दूसरी होती है स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती हैं जो पार्लियामेंट कानून बना करके बॉडी बनाती है। पार्लियामेंट कानून बना करके जिस संस्था का निर्माण करती है, जैसे कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, आपका सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये ऐसी संस्थाएं हैं जो कि एक्ट के साथ होती है, अधिनियम बना करके फिर बनाई जाती है ऐसी बॉडीज। तो उनको कहलाती है स्टैट्यूटरी बॉडीज, वैधानिक निकाय। तो एक हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक निकाय, दूसरे हो जाएंगे वैधानिक निकाय, विधान बना करके, कानून बनाने, और तीसरे हो जाएंगे एग्जीक्यूटिव बॉडीज। ये दोनों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसका तो आर्टिकल भी होगा और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज भी होगी, और कॉन्स्टिट्यूशन में ही सब लिखा होगा कि इसमें जो इस बॉडी में अपॉइंटमेंट कैसे होंगे, उनका सैलरी कैसे होगा, उनका टेन्योर क्या होगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। लेकिन जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो कानून बना करके ये तैयार किया जाता है कि कानून के माध्यम से। लेकिन नीति आयोग जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा की कि अब योजना आयोग नहीं होगा, अब क्या होगा? नीति आयोग होगा। तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसको क्रिएट कर दिया, नीति आयोग क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो एक रिजोल्यूशन आया और उसके माध्यम से वो हो गया। उसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। तो जिसके लिए कानून बनाने की भी जरूरत नहीं है, केवल एक प्रस्ताव से बॉडी बन जाए, ऐसी बॉडी कहलाती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। तो हम तीनों तरह की बॉडीज की चर्चा करेंगे और उनकी शक्तियां देखेंगे, उनके काम देखेंगे। उसी में से एक बॉडी है जो एक्ट के माध्यम से, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। उसका तो एक्ट बना है, कानून बना। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी एक्ट बना, PMLA भी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके ऊपर भी। तो इसके ऊपर बहुत चर्चा चल रही है और आप देख रहे हो कि जाती है, ED की कार्रवाई होती है
ईडी की संस्था के लोग जाते हैं और छापा डालते हैं और जेल में डाल देते हैं। अभी वो एंटी बीजेपी लोगों पे हो रहा है, हो सकता है बीजेपी वालों पे भी कभी हो, उसमें भी चोर है। ठीक है, कई मंत्री हैं जिनके पास बहुत अनाप शनाप पैसा है, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के जो अपने आप को बचाने के लिए इधर आ गए हैं, लेकिन हैं तो बदमाश और उनके पास पैसा भी बहुत है, आप तो देखते भी होंगे। लेकिन अभी उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी सारे नॉन बीजेपी वाले लोगों पे हो रही है, क्योंकि वो राजनीतिक विरोधी हैं और सरकार बना लेते हैं या बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हैं, सरकार बनाने नहीं देते, तो फिर उनको ठिकाने लगाया जाता है ईडी के माध्यम से। तो ईडी जब इस कानून का उपयोग करता है, तो ईडी तो पहले भी था, जब पीएमएलए नहीं था उससे पहले भी ईडी था। ईडी बहुत पुरानी संस्था है, लेकिन पहले इकोनॉमिक ऑफेंसेस जैसे कि हमारा ईओडब्ल्यू करता है, लोकायुक्त कार्रवाई करता है, लगभग ऐसी कार्रवाई वो करता था। जब भी कोई इनकम टैक्स का केस होता था और इनकम टैक्स को लगता है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ नहीं पा रहे हैं, सामने वाली पार्टी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, चोरी तो इसने की है, मनी लॉन्ड्रिंग तो इसने किया है, पैसा तो इसने ब्लैक का व्हाइट कर दिया है। लॉन्ड्रिंग का मतलब धोना, लॉन्ड्री में धोते हैं ना हम लोग, वही तो लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे को धोना, धन शोधन हिंदी उसका होता है, धन शोधन किया तो है इसने, लेकिन कानून में कहीं पकड़ में नहीं आ रहा, और पकड़ में कभी आ भी गया तो मामूली पेनाल्टी लग जाएगी और ये छूट जाता है। ऐसे समय में फिर ईडी को पकड़ा देते हैं। तो ईडी को जब ये काम सौंप दिया जाता है तो उसका क्या फायदा होता है? ईडी को सौंपने के बाद में एक फायदा ये हो जाता है कि ईडी जो संस्था है वो थोड़ी पावरफुल संस्था है। उसको अगर इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स संस्था जो है वो उसको क्या करना पड़ता है, वो इनकम टैक्स की जो संस्था है वो सिर्फ चोरी पकड़ती है, टैक्स की चोरी पकड़ती है कि टैक्स इवेजन तो नहीं हो रहा कहीं। किसी आदमी को टैक्स जमा कराना था 5 करोड़ और उसने जमा कराया केवल 1 करोड़, तो जब कभी इनकम टैक्स छापा डालता है तो उसको टैक्स से मतलब होता है कि आप 4 करोड़ टैक्स और जमा करा दो। अच्छा, ऐसे जब 4 करोड़ बनता था आप अपनी इच्छा से जमा कराते तो 4 करोड़ था, लेकिन अब हमने छापा डाला है तो आप पेनाल्टी लगेगी और वो 6 करोड़ हो जाएगा एक तरह से। तो पेनाल्टी सहित जनरली इनकम टैक्स जो होता है वो 30% होता है, और जब ज्यादा इनकम होती है 10 लाख 15 लाख के आसपास, जब तो उसको 30% के आसपास इनकम टैक्स, वो उसकी स्लैब के आधार पर किसी दिन बता देंगे गणना आपको, तो 30% इनकम टैक्स देना होता है। लेकिन जब पेनाल्टी लगती है और जब चोरी पकड़ी जाती है इनकम टैक्स की, तो उस पर फिर 50% बोलते हैं कि अब तुम 50% जमा करो। ठीक है, अब उससे काम नहीं चलेगा, 30% से नहीं चलेगा, क्योंकि अब हम आए हैं लेने के लिए, तुमने तो दिया नहीं। ठीक है, तो वो फिर 50%, तो 50% अगर कोई जमा कर दे, यानी किसी के पास में यदि 2000 करोड़ रुपए पकड़े जाएं और अगर वो 1000 करोड़ सरकार को दे दे तो वो तो माफ हो गया, उसका 1000 करोड़ वाइट हो गया, और अब वो 1000 करोड़ का वो बैंक में रख सकता है और उससे कुछ भी खरीद सकता है, और वो तो व्हाइट मनी बन गया ना। तो वाकई में जो इनकम टैक्स है उसको कोई लेना देना नहीं है कि आपका सोर्स क्या है, आप कहाँ से लेके आए इसको, ये गलत तो है कि नहीं, कैसा है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए वो लोग जो है बहुत ज्यादा सख्ती नहीं करते और उनसे लोग डरते भी नहीं। इनकम टैक्स के छापे से कोई नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि उससे जेल नहीं होती, आपको जेल नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, आप ट्रिब्यूनल में केस लगाओगे, तो ट्रिब्यूनल में जब जाओगे तो आपका वकील, आपका सीए जोड़ लगाएगा और उस 50% को कम करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो 1000 करोड़ के बजाय कई बार 200 करोड़ में काम बन जाएगा। अगर ट्रिब्यूनल में हो गया तो हाई कोर्ट चले जाओगे, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। ऐसा करके वो वकील को पैसा देते रहते हैं, सीए को देते रहते हैं, सरकार को तो कोई खास नहीं देते। लास्ट में जाके 50 करोड़ के आसपास जाके समझौता हो जाता है सरकार के साथ, और 1000 करोड़ तो फिर भी नहीं देना पड़ा उसको। तो इनकम टैक्स के छापे से नहीं डरते। लेकिन ईडी जब आता है तो पूरे तामझाम के साथ आता है, वो उसको क्रिमिनलाइज करता है। वो बोलता है कि आया कहां से। ईडी प्राइमा फेसी जो है वो शुरू से ही अपराधी मान के चलता है, क्रिमिनल मान के चलता है। और अभी जो बहस हो रही है वो इसी बात की हो रही है कि आप इसको पहले से अपराधी कैसे घोषित कर सकते हो। ये तो इनोसेंट है,
अनटिल प्रूवन गिल्टी, पिछली बार मैंने बोला कि जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता तब तक क्या है, वो इनोसेंट है। लेकिन ईडी में वो जो जिम्मेदारी है इनोसेंट प्रूव करने की, वो खुद को दे दी गई कि आप ही करो, आप ही को करना है। उसमें उनको गिल्टी प्रूव करना था, दूसरी एजेंसियों को, और यहाँ ईडी जो है उसको ही खुद को कहता है कि आप ही करो। दूसरी चीज, ईडी सेल्फ इंक्रिमिनेशन करवा लेता है, खुद के खिलाफ ही जो है साक्षी बना देता है उसको। अब आप आर्टिकल 20 को देखते हो तो वो मनाही करता है ना कि आदमी को खुद के खिलाफ आप गवाह नहीं बना सकते। आदमी दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्ध जो होना है वो आपको करना है। आप मुझे खुद को ही कैसे सबूत दे सकते हो कि मैं कैसे कहूं कि मैं ही दोषी हूं, और बाद में आप कोर्ट में जाके पेश कर दो इसने कहा कि ये दोषी है इसलिए दोषी है। नहीं, कोर्ट इसे नहीं मानता, कोर्ट इस बात को नहीं मानता। कोर्ट में यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति अगर ये कह भी देता है, कबूल भी कर लेता है कि हत्या मैंने की है, तो भी कोर्ट नहीं मानता। मैंने आपको बताया था कि कोर्ट जो है तब तक उसको इसलिए नहीं मानता क्योंकि हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, किसी का जो है किसी ने कत्ल किया और उसका जो है जुर्म अपने नाम पे ले रहा हूं, अपने सर पे ले रहा हूं, तो इसलिए कोर्ट पूरा ट्रायल करेगा। उसी को ट्रायल बोलता है कि पूरा ट्रायल होगा, चाहे कबूलनामा होगा तो भी ट्रायल होता है। तो ट्रायल क्यों होता है? ट्रायल होता ही इसीलिए कि उसमें कई बार पेच निकल आता है और लास्ट में पता चलता है कि इसने जो हथियार बताया वो भी गलत था, और इसने कहा मैंने मारा वो भी गलत था, वाकई में हत्या ही किसी तीसरे ने की थी। तो फिर इनोसेंट आदमी जो है फांसी पे चढ़ जाएगा, या वो जेल में 20 साल रहेगा या जिंदगी भर रहेगा। तो कोर्ट में ट्रायल का मतलब ही कि आपने जो स्वीकार कर लिया उसको नहीं माना जाएगा। लेकिन पीएमएलए में और खास करके इसमें ईडी के कार्यवाही में तो उसको स्वीकार किया जा रहा है। तो आप सेल्फ इनकम, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब 3 लोगों की खानविलकर की बेंच और 3 लोगों की बेंच ने जब वो दे दिया कि नहीं हाँ ईडी ने जो भी किया है वो ठीक किया, तो इसके ऊपर बहुत जबरदस्त ऑब्जेक्शन एक्सपर्ट्स ने उठाए हैं कि आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही दबा दिया, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बोल रहा है फंडामेंटल राइट्स हैं। तो दरअसल कोर्ट इस बात से इंप्रेस है कि 2002 में 3 में जो माहौल बना था 9/11 की घटना से, कि अमेरिका में जो ट्विन टावर गिरा दिए गए थे अल-कायदा के द्वारा और कई लोग मारे गए थे, तो जो यूएस में टेररिज्म फैला था और पूरी दुनिया में जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उसमें एक बहुत बड़ी चीज आई थी कि आतंकवाद की फंडिंग कहां से होती, आतंकवादियों को पैसा कहां से आता है। तो नंबर 1 का टैक्स दिया हुआ पैसा तो आतंकवादियों को नहीं मिलता। डेफिनेटली जो टैक्स चोरी होती है और जो काला धन होता है वही आतंकवादियों के पास पहुंचता है और वही उनकी ताकत होती है। तो इसका मतलब है कि ये हीनियस क्राइम है, आतंकवाद से घटिया और खतरनाक क्राइम नहीं हो सकता, डेफिनेटली नहीं हो सकता। और अगर उसको कोई न्यूट्रिशन दे रहा है तो वो तो ब्लैक मनी है। इसका मतलब ब्लैक मनी को रखना या ब्लैक मनी को सप्लाई करना या उसको सर्कुलेशन में लेके आना अपने आप में ये हीनियस है और खतरनाक क्राइम है। तो इसे तो बहुत ही खतरनाक क्राइम माना जाना चाहिए। इसके लिए किसी प्रकार की छूट जो है अपराधी को नहीं होनी चाहिए, आरोपी को नहीं होनी चाहिए। तो उसको ये माना गया कि ये हीनियस क्राइम है। तो ये चीज जो है तमाम देशों में जगह जगह पर मनी लॉन्ड्रिंग के कानून बने। तो भारत सरकार ने भी उन दिनों में 2002 में 3 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, यशवंत सिन्हा लेके आए थे, यही जो वित्त मंत्री अभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे यही वित्त मंत्री थे और यही इस चीज को लेके आए थे। अभी भी वित्त मंत्रालय के अंदर में ही काम करता है ईडी। अभी आपको ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि ईडी जो संस्था है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आती है क्योंकि वो काला धन वाला मुद्दा है। अच्छा, उस समय में भी जो मुद्दा आया था तो अभी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे भी क्वेश्चन फिर वही वाला बना है जो आधार वाले बिल पे बना है। आधार वाले बिल में भी यही था कि भाई आप आधार वाले बिल को मनी बिल बना करके लेके आ रहे हो, तो क्या ये मनी बिल है या एक सामान्य फाइनेंस बिल है जिसको ऑर्डिनरी बिल की तरह पास करना चाहिए और इसके लिए राज्यसभा में भी जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए बताया गया कि चूंकि पीएमएलए जो था उस समय में वो भी मनी बिल के थ्रू आया गया और अभी जो सरकार थी, अभी जो सरकार है
मोदी सरकार, इन्होंने 2019 में अभी 2 संशोधन किए कि एक तो हम उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन को मानेंगे, और एक जो रिपोर्ट होती है एफआईआर की तरह, जो रिपोर्ट इंटरनल रिपोर्ट जो तैयार करता है इन्फोर्समेंट रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो डिटेल रिपोर्ट होगी वो हम उसको नहीं देंगे। किसको? एक्यूज्ड को, उसको नहीं देंगे कि हमने इसके घर पे छापा मार के क्या क्या प्राप्त किया, क्या क्या देखा, हम इसको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, ये सब लिखा हुआ है उसमें। तो आप सामने वाले के यहाँ छापा भी मार रहे हो, उसकी संपत्ति भी अटैच कर रहे हो, जब्त कर रहे हो, उसके पैसे को भी ले जा रहे हो और आदमी भी ले जा रहे हो। तो पीछे जो है एफआईआर की कॉपी देते हैं ना जैसे, ताकि वो अपने वकील को दे और उसके लिए वो लड़ाई लड़ सके। तो पीएमएलए में उन्होंने अभी 2019 में संशोधन किया, और ये संशोधन भी मनी बिल के थ्रू किया। तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर अभी 27 तारीख को, कल जो है परसों, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ी सी कुछ तो गड़बड़ हमको लग रही है कि हमने फैसला तो दे दिया, और फैसले में ये भी बोल दिया कि ठीक है रिपोर्ट ना दें तो कोई बात नहीं, सेल्फ इंक्रिमिनेशन को भी माना जाएगा, वो सारी बातें मान ली। और पर अब हमको लग रहा है कि इसमें कहीं न कहीं जब एक्सपर्ट्स ने चिल्लाना शुरू किया कि क्या कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट तो रिव्यू के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन का पेट्रोन है ना, और वही तो संरक्षण देता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन ही खतरे में पड़ गया है और तुम बोल रहे हो कि सब कुछ ठीक है। तो फिर उनकी बत्ती जली अभी करीब 10 दिन बाद, और 10 दिन बाद उन्होंने फिर अभी 27 तारीख को जारी किया ऑर्डर कि नहीं, कुछ गड़बड़ है और कुछ चीजें फिर से विचार करने लायक है। तो उन्होंने कहा 2-3 चीजें हैं ये फिर से विचार करने लायक है, और इस पर हम फिर से विचार करेंगे। और केंद्र सरकार को नोटिस भी दे दिया उन्होंने कि आप भी इस पर फिर से विचार कर लीजिए, मतलब आप खुद ही रिमूव कर लो, इसको ठीक कर लो, नहीं तो फिर हम बोलेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो जजेस होते हैं वो 2 या 3 लोग जो है वो फिर मीडिया में जब चीजें चलने लगती है और जब एक्सपर्ट्स लिखने लगते हैं कि ये जो आपने किया है इससे तो ये पूरा कानूनी यही खत्म हो जाएगा, फंडामेंटल राइट से खत्म हो जाएगा, आर्टिकल 20 को हटा दो। अगर 2 तरह के पैरेलल कानून रहेंगे, अब भारत में या तो फिर आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा ना, आर्टिकल 20 में संशोधन जाकर के करना पड़ेगा कि जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात होगी तो बहुत ही खतरनाक बात है। और ऐसे समय में हम सेल्फ इंक्रिमिनेशन को, यानी खुद के खिलाफ अगर कोई गवाह बनता है, कोई आदमी खुद ही गवाह बन जाता है, तो उसको हम मानेंगे। तो ये लाइन जोड़नी पड़ेगी ना कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फिर संविधान संशोधन करो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करोगे, फिर वो लोकसभा और राज्यसभा और सब जगह जाएगा, तो या तो राष्ट्रपति मना करेगा या फिर राज्यसभा, या राष्ट्रपति रिकंसिडरेशन के लिए बोलेगा। कुछ तो होगा ना, क्योंकि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी तो चेक होगी ना। लेकिन अभी मान लिया जाए आपने कोई कानून बनाया और उससे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है खतरे में पड़ रही है, और कोर्ट अगर बोल रहा है कि नहीं ये ठीक बनाया, तो मामला गड़बड़ हो गया। ऐसे कैसे ठीक बनाया, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि उसमें गड़बड़ है। आया समझ? तो ये होता है। तो एक्सपर्ट जब फिर कॉलम लिखते हैं ना, न्यूज़पेपर में कॉलम लिखते हैं, तो उन कॉलम को सब वो पढ़ते हैं, फिर बड़े बड़े जज पढ़ते हैं। फिर जज जो है फिर दूसरे दिन जो है रात भर विचार करता है कि नहीं हाँ मामला तो ये तो ठीक। देखिए सब लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। डेमोक्रेसी में ये फायदा है कि कम पढ़े लिखे लोगों को भी आगे जाने को मिल जाता है। ठीक है, अभी लेटरल एंट्री से जो है आईएएस बन रहे हैं, तो वो उन्होंने तो प्री मेंस इंटरव्यू कुछ नहीं किया, और वो तो सीधा ही पॉलिटिकल पोस्टिंग है, तो यानी सरकार की पसंद है, इस वजह से उस आदमी को ले लिया गया। तो उसने तो कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो 20 साल सीनियर आईएएस के बराबर जाके हो गया, सीधा ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के लिए 20 साल लग जाते हैं आईएएस को, यानी 25 साल का आदमी जब 45 साल का हो जाता है तब जाके वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है। और पहले उसने आईएएस की तैयारी की, और यहाँ तो वो सीधा ही बन गया, 20 साल पुराना आदमी बन गया सीधा। तो लेटरल एंट्री हो गई, लेकिन मनमानी थोड़ी कर पाता है। कोर्ट बैठा हुआ है ना, कोर्ट बैठा हुआ है, दूसरा एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए हैं, पॉलिटिशियंस है।
और अगर ऐसे पॉलिटिशियन सपोर्ट करेंगे तो मीडिया बैठा हुआ है, वो बोलता है कि देखो लेटरल एंट्री से आया हुआ आदमी 20 साल सीनियर बन गया, जबकि इसने 20 साल बिताया नहीं अभी सरकार में, और ना ही इसने परीक्षा पास की, और इसने एक गलत ऑर्डर पास कर दिया, और ये पॉलिटिशियन इसको सपोर्ट कर रहा है, तो अगले साल चुनाव में उसको नुकसान होगा, क्योंकि कॉलम वाला लिख रहा है, मीडिया वाला लिख रहा है। तो मीडिया को चौथा स्तंभ इसलिए बोला जाता है कि लोकतंत्र को मेंटेन करता है। वो भी लोकतंत्र को मेंटेन वो जुडिशरी भी कर रहा है कि ये तुमने कैसे कर दिया, नहीं मैं इसे रद्द करता हूं। तो जुडिशरी रद्द कर देगा तो ठीक, नहीं तो फिर मीडिया जो है उसको याद दिलाएगा कि जुडिशरी भी आंखें मूंदे हुए है और ये मनमानी कर रहा है और ये बदमाशी कर रहा है पॉलिटिशियन। तो जनता जब उसको पढ़ेगी तो उसके खिलाफ कंसेंसस बनेगा जनता में, और फिर अगली बार उसको वोट कमाएंगे। डेमोक्रेसी में यही तो जिम्मेदारी है ना, यही अकाउंटेबिलिटी। इसलिए वो चारों स्तंभ एक साथ काम करते हैं। लेजिस्लेशन भी काम करता है, लेजिस्लेचर भी काम करता है, विधायिका करती है ना काम, पार्लियामेंट काम करती है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, तमाम प्रकार की कमेटीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, दोनों सदन हैं, राज्यसभा वाले भी हैं, लोकसभा वाले भी हैं, ठीक है। ये सब चीजें मायने रखती हैं, बहुत मायने रखते हैं। दरअसल बोलना ही मायने रखता है। आप अगर किसी काम के लिए जा रहे हो और रात को आपके घर वाले आपको 10 बजे बाद बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं, और आपके दोस्त ने कहा कि 12 बजे ही आपके यहाँ पार्टी होगी, मतलब बर्थडे है उसका, तो 12 बजे जश्न मनाएंगे रात को, और नाचेंगे कूदेंगे, दारू पिएंगे, जो भी करेंगे, लेकिन घर वाले आपको 10 बजे निकलने नहीं देना चाहते। अब ऐसे में घर में मान लीजिए आप चुपके से निकले या बता के भी निकले, या एक आदमी ने विरोध भी किया, उसके बावजूद आप निकल गए, आपका मन लगेगा? आपको दिक्कत आएगी, आप बल्कि गुस्सा करते रहोगे, अपने दोस्त से शेयर करोगे, ये क्या लगा रखा है, मतलब अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकते। ये है डेमोक्रेसी। बात समझ में आई ना? मनमानापन नहीं करने देते, मनमानापन नहीं चलता, मतलब कोई न कोई चेक करने वाला है, कोई न कोई रोकने। आपको अगर मीडिया में लिखने से क्या होता है, बोलने से क्या होता है? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। सामने वाले को नींद ही नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि वो बोल गया, नींद नहीं आती। बहुत बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। आप कहोगे नहीं वो तो जीत गया ना, नेता है ना वो तो, नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं तो फिर कांग्रेस मुक्त भारत करने की जरूरत क्या है भाई? आप तो इतने बहुमत से जीत गए, अब 30-40 तो रहने दो। मुक्त भारत का मतलब कोई बोलने वाला नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है, मैं कुछ भी करता हूं तो बहुत डिस्टर्ब होता है। बात समझ में आई ना? एक भी विरोधी नहीं होना चाहिए। तो जो फासिज्म होता है वो यही चाहता है कि उसका कोई विरोधी ना बचे। पुतिन, इसलिए उसने एलेक्सी नवेल्नी को जहर दिया, उसने जहर दिया, अपने राजनीतिक विरोधी को जहर दे दिया, जेल में डाला हुआ है अभी, और जर्मनी वालों ने बचा लिया उसको, तो उसको जेल में डाल दिया। वो देखना ही नहीं चाहता, शी जिनपिंग नहीं देखना चाहता। एक आदमी भी अगर गलत कमेंट लिख दे उसके खिलाफ तो गायब हो जाता है, उसके बाद दिखता ही नहीं, बात खत्म, देखना ही नहीं चाहता। डेमोक्रेसी में तो उसकी प्रेजेंस रहती है, उसकी प्रेजेंस रहती है, सामने वाले की प्रेजेंस रहती है। फासिज्म में नहीं रहती। हिटलर नहीं देखना चाहता था, हिटलर बिल्कुल नहीं देखना चाहता था, पुतिन बिल्कुल नहीं देखना चाहता, शी जिनपिंग बिल्कुल नहीं चाहता, जेयर बोल्सोनारो बिल्कुल नहीं देखना चाहते। तो ये जितने भी दुनिया में एक साथ बहाव है ऐसे लोगों का, अभी पूरा एक माहौल है, तो इसको बोलेंगे फासिज्म। इसलिए पुतिन बोल रहे हैं ना कि ये नाजी है, जो यूक्रेन है वो नाजी है, नाजी यूक्रेन, और मैं नाजीवाद को खत्म कर रहा हूं। अरे वो जो जेलेंस्की है वो अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता की रक्षा कर रहा है, उससे नाजीवाद कहां से आ गया, उससे हिटलरवाद कहां से आ गया? वो तो डेमोक्रेसी है। और जो यूक्रेन का शासक है वो तो एक कॉमेडियन था और आम आदमी था, वो किसी
राज परिवार से और उससे तो आता नहीं। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि उसको आप सत्ता में नहीं रहना देना चाहते? और आपको क्यों लगता है कि वो नहीं रहना चाहिए? वो तो डेमोक्रेटिक तरीके से चुना हुआ व्यक्ति है ना, लोगों ने चुना है। पुतिन को यही लगता था ना कि वो 3-4 दिन में युद्ध जीत लेगा और पूरे यूक्रेन के लोग गाली देंगे जेलेंस्की को कि तुम्हारी वजह से हम खतरे में पड़ गए, देखो रशिया ने आक्रमण कर दिया, तुम भाड़ में जाओ, हटो यहां से। तो पुतिन का इरादा सफल हो जाएगा और पुतिन फिर अपना कठपुतली आदमी वहां बिठा के और 3-4 दिन बाद वापस आ जाएगा। 6 महीने से ज्यादा हो गया। उसने कहा मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं और तुम सबको मिलेगा और हम ये देश नहीं छोड़ने वाले और हम गुलाम नहीं बनेंगे। तो स्वतंत्रता की लड़ाई हो गई, तो मामला अलग हो गया। तो उसने कहा नाजी है, हिटलर है। तो जैसे हमने जर्मनी में उस समय में हिटलर को हराया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, अभी इसको हराने की जरूरत है। और वहां का मीडिया चीख चिल्ला करके यही बोल रहा है कि हाँ ये नाजी है, इस पे बम मारो, बल्कि परमाणु बम चलाओ, खत्म करो, इसको सपोर्ट करने वालों को मार दो। तो ये प्रोपेगेंडा है, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। तो ऐसा कैसे? तो बात समझ में आई ना? तो ये बहुत बहुत खतरनाक चीज होती है और ये सेट कर दिया जाता है तो लोगों को धीरे धीरे बोलने वालों की संख्या बढ़ जाती है। बहुत ही साधारण किस्म की बात को भी यदि बार बार बोला जाए, बहुत ही साधारण किस्म की बात को जो सबको पता है, और बहुत साधारण किस्म की बात को यदि बार बार बोला जाए तो वो आम बात हो जाती है। बिल्कुल ऐसी बात हो जाती है जैसे कि वो मेन स्ट्रीम की कोई बात है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि आप एडवर्टीजमेंट देखते हो तो सुबह से शाम तक आपको वो दिखाता है। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल दें कि अगर भारत में कोई ये बोलना शुरू करे कि देखो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद में जाते हैं और हिंदू होते तो मंदिर में जाते और आरती करते, तो बहुत सिंपल सी बात है और बच्चा बच्चा जानता है देश का कि मुसलमान मस्जिद में जाता है और नमाज पढ़ता है और हिंदू जो है वो मंदिर में जाता है और आरती करता है, भजन करता है। तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं, या ऐसा तो है नहीं कि अभी 2022 में पहली बार पता चली हुई है। लेकिन इसको सुबह से शाम तक आप टीवी पे बुलवाना शुरू करो, सुबह से शाम तक बुलवाओ कि भारत में रहते हैं। तो पहले तो यही सिंपल सी बात चलती रही, अब मुद्दा सीधा आ जाए कि भारत में रहते हैं तो फिर भारत के हिसाब से रहना चाहिए, और भारत चूंकि हिंदू राष्ट्र है तो फिर मंदिर में जाना चाहिए सबको, क्योंकि अगर भारत राष्ट्र का निवासी कहना है तो उसके लिए तो ये बहुत जरूरी बात है। और ऐसा क्यों नहीं करते? और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर उनको कोई हक नहीं है। अगर किसी ने बीच में से एक आदमी बोले नहीं क्यों हक नहीं है, हम तो देखते हैं कि हमारे यहाँ एक चाचा थे वो मंदिर जाते थे लेकिन उसके बावजूद वो भारत माता की बात करते थे, या फिर 15 अगस्त 26 जनवरी पे झंडा फहराते थे। नहीं, ये यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही। लेकिन इस बीच में कोई घटना हुई कि किसी ने जो है हिंदू लड़की के साथ शादी की और वो लड़का लेके चला गया और बाद में उसकी लाश मिली या और कुछ हुआ या और कोई घटना उसके साथ जुड़ गई, तो उसको फिर उस घटना के साथ जोड़ करके दिखाया जाएगा। अगर ये रहेंगे तो ये यूं करेंगे और ऐसा करेंगे तो फिर वैसा करेंगे और फिर इसके साथ फिर ऐसा होगा। तो अपनी बहन बेटियों का सोच लो। तो फिर वो जो बोल रहा था वो थोड़ा चुप हो जाता, उसको लगता नहीं हाँ मामला कुछ गड़बड़ है मतलब मुझे अब वो चाचा की फेवर नहीं करनी है, वो जो मैं बता रहा था, मतलब वाकई में उसको मंदिर जाना चाहिए। अब मंदिर जाना चाहिए मुसलमान को नहीं, मुसलमान मस्जिद जाता है, लेकिन इसने अभी एक बच्चे को मारा है ना, तो शाम तक जो है वो नैरेटिव थोड़ा थोड़ा सेट होता हुआ दिखता है। तो फिर अगले महीने क्या होगा? अगले महीने वो कट्टर हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग जो कट्टर नहीं होंगे, जिनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि नहीं ये ऐसा करेगा और ये ऐसा करेगा और ये सब फालतू बात है और हम बिल्कुल ये नहीं मानते, लेकिन वो मना करते हैं कि स्थिति में नहीं रहेगा उसको, वो उसके मत को स्वीकार कर लेगा। ठीक है तो मत मानो, लेकिन मेरा मानना ये है। तो ऐसी जनसंख्या जब तमाम जनसंख्या में घुल मिल करके 40% 30% रह जाएगी इस प्रकार की समझौता करने वालों की, तो फिर हो गया काम, बात ही खत्म हो गई। यही चीज रशिया में कि यूक्रेन जो है वो एक स्वतंत्र देश था, हमने आक्रमण क्यों किया?
मीडिया ने बताया, रशिया के मीडिया ने बताया कि पश्चिम ने युद्ध थोपा है, पश्चिम ने वेस्ट युद्ध थोपा है, क्योंकि वो ईस्टवर्ड एक्सपांशन कर रहे थे। जबकि जो लोग नेटो में गए हैं वो बोल रहे हैं कि नेटो एक्सपांशन ईस्टवर्ड नहीं कर रहा था, हम लोग गए हैं नेटो में, हम लोग सदस्य बनना चाहते हैं नेटो के, ठीक है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि चूंकि नेटो ईस्टवर्ड एक्सपांशन कर रहा है तो उसने युद्ध थोप दिया। पुतिन क्या करता बेचारा, क्योंकि नेटो इधर आ रहा था, क्योंकि नेटो जो है वो यूक्रेन को शामिल कर रहा था, तो उसके सामने युद्ध जैसा ही एक हथियार था, उसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकता था। इसका मतलब ये युद्ध थोपा हुआ युद्ध है। किसके द्वारा थोपा गया? वेस्ट के द्वारा, अमेरिका और यूरोप के देशों ने हमारे ऊपर युद्ध थोप दिया। तो पुतिन जो कर सकते हैं राष्ट्र धर्म के नाते, एक पेट्रियोटिक व्यक्ति होने के नाते, एक नेशनलिज्म के, तो राष्ट्रवाद के नाते तो इनको बस यही करना है, इसके सिवा तो और कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इन्होंने हमला कर दिया जेलेंस्की पे। तो रात दिन जो है वहां का मीडिया, तो फिर कुछ लोगों के मन में जो ये था धीरे धीरे कि नहीं पुतिन ने कुछ गड़बड़ की है और पुतिन को इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो वो फिर स्वीकार कर चुके, और जो स्वीकार नहीं कर चुके वो मना करने की स्थिति में नहीं किसी को, और किसी को समझाने की स्थिति में नहीं रहे, क्योंकि उसकी मॉब लिंचिंग तक हो सकती है, तो फिर वो समझाने की स्थिति में भी नहीं रहते। तो ये फासिज्म वाला जो है ना, ये रिवर्स होकर के नहीं लौटता, ये आगे आगे जाता है। आगे एक बार ये शुरू हो जाता है तो बहुत भयंकर होता है, और ये फिर आगे ही जाता है, और फिर पूरी पीढ़ी को कई समय तक उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। हिटलर ने यही किया था। जर्मनी में हिटलर बहुत ज्यादा पॉपुलर था, बहुत ज्यादा। और हिटलर ऐसा तो है नहीं कि होलोकास्ट हुआ तो जूस को जो है एक ही दिन में गैस चैम्बर में जला करके मार डाला, एक दिन में नहीं होता। आप बड़े समुदाय को, 1 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को बिल्कुल गैस चैम्बर में जला करके मार डालें, इसके लिए सहमति प्राप्त करने के लिए लंबा समय लगता है। क्योंकि 10 लाख लोगों को, 5 लाख लोगों को आप गैस चैम्बर में डालेंगे तो ये तो हत्या है। कई लोगों को लगेगा कि ये हत्या है, कई लोगों को लगेगा तुम तो हत्यारे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपनी पूजा करवाना है, उसके बावजूद भी लोग आपको महिमा मंडित करें और आपको हीरोइक इमेज आपकी बन जाए। तो ये करने के लिए तो आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा ना, पहले माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। तो आपको ये एहसास करना पड़ेगा कि वो लोग खराब हैं। सबसे पहले ये एहसास कराना पड़ेगा कि वो बहुत ही खराब, पहले तो एहसास कराएंगे कि ये खराब है, ये यहाँ नहीं होने चाहिए। फिर ये आपको ऐसा करना पड़ेगा कि ये इतने खराब हैं कि ये दिखने ही नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अपने अपने। मेरे यहाँ एक जो महिला 65 ईयर की भोजन कर रही थी और टीवी पे न्यूज चल रही थी, तो एक मुसलमान लड़का था, उसकी पिटाई हो रही थी। तो उसके पति जो थे वो बड़े एग्रेसिव हैं, कट्टर हैं, आरएसएस के हैं, भाजपा के हैं, और वो हमेशा से ये बोलते हैं इनको पीटना चाहिए, इनको मारो, इनको पीटना चाहिए। वो बिल्कुल सहमत है, उनका फ्लैट, मतलब उनका कोई डाउट नहीं है उनके उसमें, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। और यही वाला विचार है, फ्लैट विचार है। बोले इसको मारो, पीटो इसको, क्योंकि ये ऐसा है इसलिए, क्योंकि ये मुसलमान है इसलिए मारो, और कुछ नहीं। पर वो जो महिला थी, वो जो है वो भी उसी परिवार की, उनकी वाइफ है। तो बोले इसको क्यों मार रहे हैं? हमने कहा ये मुसलमान है, इसका वो घर तोड़ रहे थे जैसे बुलडोजर से, तो उन्होंने कहा कि ये इसका घर क्यों तोड़ रहे हैं? हमने कहा ये मुसलमान है इसलिए इसका घर तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये दंगा कर रहे थे या पत्थर नहीं, पर घर तो नहीं तोड़ा, घर बड़ी मुश्किल से बनता है। तो वो जो महिला थी उसको वो लगा कि कुछ लॉजिक तो लगा ना, एक बेसिक इंस्टिंक्ट। और फिर ये कि इस लड़के को क्यों मारा? नहीं, लेकिन इसने कुछ गलती किया तो पुलिस को सौंपो, ये जेल में जाएगा, उसको पीट क्यों रहा? तो एक सहज भाव जो आता है, जो व्यक्ति ऐसे ही देखता है, फ्लैट देखता है, उसको ये नहीं पता। तो किसी ने कहा, जैसे हमारे यहीं पे बैठे थे कोई, तो उन्होंने कहा ये मुसलमान है ना, तो मारेंगे नहीं क्या इसको? नहीं, पर जब मुसलमान है तो क्यों मारेंगे? मुसलमान है तो मारोगे, मतलब उसने साफ साफ ऑब्जेक्शन ले लिया। तो ये है इंडिया का जो सामान्य जनमानस है, वो ये वाला है। सामान्य जनमानस के मन में ये नहीं है। सामान्य जनमानस को आपको ट्रेंड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा।
और वो बार बार बोल करके होगा, और वो काम मीडिया करता है। तो बार बार बोलना पड़ता है। आप कहोगे बार बार बोलने से हो जाता है, क्यों नहीं हो जाता? आप अपने ब्यूटी प्रोडक्ट जितने भी उठा के देखो, आप कहां से लेके आए? सुबह से शाम तक आपको टीवी क्या बताता है कि आपके बाल खराब, आपकी खाल खराब, आपका नाक खराब, आपका फलाना खराब। दिन भर बताते रहते हैं कि आप ये नहीं लगाओगे तो खत्म हो जाओगे, इसके बिना प्रोग्रेस ही नहीं, इसके बिना आपका इंटरव्यू पास नहीं होगा, इसके बिना वो नहीं होगा, इसके बिना वो नहीं होगा। तो फिर आपके घर में देखो थोड़े दिन बाद टेबल पे सब होते हैं कि नहीं होते? तो ये कहां से आ गए? पहले तो नहीं थे। एक पीढ़ी दो पीढ़ी पहले वालों को जाके पूछो क्या इतने होते थे, इतनी चीजें होती थी? बोले नहीं होते थे। तो क्या पहले वाले सारे ही लोग बदबूदार थे और एकदम ऐसे थे कि लोग उठ के चले जाते थे? अगर कहीं चबूतरे पे बैठ जाएं या कहीं किसी के घर चले जाएं तो सारे लोग भाग जाते थे क्या? नहीं, सारे लोग तो नहीं भागते थे। तो फिर हुआ कैसे? हुआ कैसे? इनको एहसास कराया गया कि ये चीजें ठीक नहीं है, और ठीक नहीं है तो इसको ठीक होने के लिए आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, इकोनॉमी को कुछ देना पड़ेगा, तब तुम ठीक हो पाओगे। बिना खर्चे के नहीं होगा। तो मार्केट में जाओ, खरीदो, और खरीदने के लिए जब चीजें और हो जाएंगी, और चूंकि ज्यादा हो जाती हैं चीजें खरीदने के लिए, अभी आपकी पेंडिंग लिस्ट बहुत सारी, विश लिस्ट बहुत बड़ी होगी, है ना? अगर आप किसी वेबसाइट से जुड़े हो तो आप अपना कार्ट वाला वो जा करके देखो कि उसमें कितने सारे आइटम पेंडिंग है जिनका पेमेंट बाकी है अभी। क्यों? वो अमेजोन वाला डाल सकता है आपके घर पे, फ्लिपकार्ट डाल सकता है, लेकिन क्यों नहीं डालता? क्योंकि आपने पे नहीं किया। इसलिए कमाओ, इसलिए कमाओ, और जब ज्यादा कमाओगे तो आपका स्तर ऊंचा उठ जाएगा, तो फिर पुरानी गाड़ी आउटडेटेड लगने लगेगी। पुराने कपड़े जो है, वो जो 1000 रुपए का शर्ट है, उससे आप थोड़े से पिछड़े हुए महसूस करने लगोगे, क्योंकि आपकी सोसाइटी बदल जाएगी। तो जब नई सोसाइटी में जाओगे तो 2000 रुपए का शर्ट लगेगा। तो जो सैलरी आपने मेहनत की और जो आपने हासिल किया, तो जो सैलरी अर्जित किया आपने, अच्छा यहाँ आप देखें कि कोई व्यक्ति है जिसकी यूनिवर्सिटी भी है, 4-5 हॉस्पिटल भी हैं, या पूरे मेडिकल कॉलेज ही है जिसका खुद का, और जिसके पास करोड़ों रुपए है, और बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके कपड़े देखो, उनके जूते की प्राइस देखो, कभी सोशल मीडिया पे आप उनको देखो तो आप तो ऐसा लगोगे कि आप तो भिखारी हो उसके सामने, जबकि आप तो अच्छे खासे कपड़े पहने लो। आपके पिताजी प्रोफेसर हैं, आपके पिताजी डॉक्टर हैं, आपके पिताजी इंजीनियर हैं, उनकी एक सैलरी है, और आपको बहुत अच्छे से वो रखे हुए हैं, और बचपन से आपको कोई कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने। और एक आम शहरी मेट्रो कल्चर में जैसा बच्चा हो सकता है कॉलेज में, वैसे आप हो, लेकिन उनके बच्चों के सामने आप क्या, उसका बच्चा कम से कम 2-2.5 लाख रुपए की चीजें धारण किए हुए, और आप 5000 में पूरा, तो उसके सामने कितना हो गया? तो ये तो उपभोक्तावाद है ना, ये कंज्यूमरिज्म। तो इसके चक्कर में हम पड़े कैसे? विज्ञापनों से। हमको एहसास कराने वाले चीज लोग कौन है? तो ये बहुत काम करते हैं विज्ञापन, मीडिया बहुत काम करता है, कंसेंसस बनाता है, आपका मत बनाता है, और हम उसी के चक्कर में जाते हैं। इसलिए मीडिया पे कब्जा जो है, सत्ता, जिसको भी सत्ता चाहिए वो मीडिया पे कब्जा बहुत पहले करता है। तो पुतिन ने मीडिया पे कब्जा कर रखा है, शी जिनपिंग ने मीडिया पे कब्जा कर रखा है। मीडिया पे कब्जा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही तो मत बनाता है। और एक भी व्यक्ति अगर किसी चैनल में या कहीं पे भी कुछ विरोध में बात कर रहा है, इसका मतलब वो खटकता है, क्योंकि वो मत को गड़बड़ा सकता है। आप कहोगे एक आदमी गड़बड़ा दे, बिल्कुल गड़बड़ा देगा, सामने वाले को नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो एक कैसे बोल सकता है और खास करके मेरी सत्ता में कैसे बोल सकता है, मेरी सोवरेंटी में, मेरी संप्रभुता में कैसे बोल सकता है। तो ये जो सहन नहीं करने वाले, ये जो इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता है, यही फासिज्म है। फासीवाद की परिभाषा समझ में आ गई ना, यही फासिज्म। फासिज्म और कुछ नहीं है, फासीवाद यही, इसी को फासिज्म कहते हैं। तो कभी फासीवाद पे लिखना हो और करंट अफेयर्स के साथ जोड़ करके लिखना हो तो ये चीज है। अब आप कहोगे ये बुरा है, नहीं, पूरी दुनिया में एक साथ चल रहा है, ट्रंप भी इसी के बात कर रहे हैं, तभी तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं। मेगा कैंपेन चलाया था उन्होंने, बाय अमेरिका, हायर अमेरिका, बाय अमेरिका। अगर आपको खरीदना है तो अमेरिका से खरीदो, किसी को नौकरी देना है तो अमेरिकन को दो, ऐसे कैसे किसी बाहरी को दे दोगे। तो अमेरिका के जो अनुयायी हैं, उसने कल अभी एक
इंडियन महिला को थप्पड़ मार दिया, देखा ना आपने, और उसको कहा तुम यहाँ कैसे, भागो यहाँ से। तो ये सब उसी की संतान है, ट्रंप की। ट्रंप का ही तो माइंडसेट है वो कि भागो यहाँ से। हमको लूट रखा है किसने? इमिग्रेंट्स ने लूट रखा है, इंडियंस ने लूट रखा है, ब्लैक्स हैं इन्होंने लूट रखा है, नहीं तो सारे रिसोर्सेज तो हमारे हैं। वाकई में तो ये लोग भी तो यूरोप से गए ना, वहां के तो वो लोग हैं रेड इंडियंस, वो तो बेचारे कहीं है ही नहीं, तो गायब ही हो गए। तो 13 कॉलोनीज की बात जो हम करते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे है, तो वो 13 कॉलोनीज तो इन्होंने ही तो तैयार की थी। बोस्टन टी पार्टी वगैरह सर्च करिए ना आप, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, ये सब तो इधर ही बसे हुए ना, पूरा फ्लोरिडा तक 13 कॉलोनीज हैं। ये 13 स्टेट जो है यही ओरिजिनल कॉलोनीज थी जो अंग्रेजों ने जाकर के और यूरोपियंस गोरे लोगों ने जाकर के वहां बसाई थी, यही गोरे लोग हैं। और चूंकि वहां जाकर के इनको गन्ना भी उगाना था और वहां जाकर के खेती भी करनी थी और माइनिंग भी करनी थी और कंट्री को डेवलप करना था, तो अफ्रीका से उठा उठा के जहाज भरकर काले लोगों को लेके आए। रेड इंडियन को तो भगा दिया उन्होंने उधर आगे की तरफ, काले लोगों को लेके आए, और वही ब्लैक और व्हाइट वाला जो लफड़ा है वो यही तो है। अब दोनों बाहर से आकर के कंट्री बना रहे थे, तो अमेरिका को बनाने में दोनों का योगदान है। और जब गांधी अफ्रीका चले गए थे तो कुछ लोग उस समय में अमेरिका भी चले गए, तो इंडियंस भी जाना शुरू कर दिए 100-200 साल पहले। तो जहाज तो भारत से भी भर भर के जाते थे, वो अफ्रीका भी जाते थे तो अमेरिका भी जाते थे। तो अमेरिका के निर्माण में इंडियंस का भी योगदान है, गोरे लोगों का भी है और काले लोगों का भी, अफ्रीका के लोगों का भी। और ये जो मॉडर्न अमेरिका बनाया, तो पुराना ओल्ड अमेरिका जैसा भी रहा होगा, झोपड़ी बनाते होंगे, कच्चा जहां पे भी रहते होंगे, गुफाओं में रहते होंगे, वो रेड इंडियंस थे, वो तो उनका तो कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन अब वो बोलते हैं कि नहीं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इमिग्रेंट्स को इनको बोलते हैं इमिग्रेंट्स। इंडियंस कौन हुए? इमिग्रेंट्स, बाहर से आने वाले। जैसे हम योर रोहिंग्या के लिए बोलते हैं, वो इंडियंस के लिए बोलते हैं कि हटाओ इनको। तो ये फासिज्म है। ये क्या है? फासिज्म। फासिज्म में दूसरों के लिए जगह नहीं होती, फासीवाद में कतई जगह नहीं होती दूसरे के लिए, ये बहुत बुरा होता है। तो मुझे लगता है कि दुनिया में फैलता फासीवाद, ये एक और मुद्दा होना चाहिए आपके लिए। फासिज्म, एक्सपांशन ऑफ फासिज्म इन ग्लोबल एक्सपांशन ऑफ फासिज्म, ऐसा करके आप एक मुद्दा बना लीजिए। फासीवाद का विस्तार। दुनिया में कौन कौन से शासक हैं ऐसे जो अपनी आलोचना पसंद नहीं करते, विरोधियों को पूरी तरह से निपटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। डेमोक्रेसी पसंद नहीं करते, प्रजातंत्र पसंद नहीं करते, लोकतंत्र पसंद नहीं करते, क्योंकि लोकतंत्र नहीं रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो इक्वलिटी के चांस खत्म हो जाएंगे, ह्यूमन राइट्स भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स जो है वो भी इनेक्टमेंट के थ्रू हुआ था, इसलिए वो स्टैट्यूटरी। ह्यूमन राइट कमीशन किस प्रकार की बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी, ह्यूमन राइट कमीशन। तो हम आज थोड़ा सा राइट्स का भी टाइप देखेंगे। एक आपने फंडामेंटल राइट्स सुने, कॉन्स्टिट्यूशन में सुना है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स तो आप जानते हैं कि कैसे राइट्स होते हैं, जो हम लोग पार्ट 3 में पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो हमको गिनाए गए हैं वो फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो वो आते हैं स्टैट्यूटरी राइट्स, कानून बना करके जो राइट्स दिए गए, जैसे राइट टू एजुकेशन, हालांकि उसको फंडामेंटल राइट का पार्ट बना दिया, लेकिन राइट टू फूड, मनरेगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये जो राइट्स हैं ये क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कौन सा राइट है? स्टैट्यूटरी राइट्स, जो कानून बना करके संसद ने हमको दी, स्टैट्यूटरी राइट। तीसरे राइट्स होते हैं नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार। तो जॉन लॉक इसके प्रणेता थे और प्रोपाउंडेड बाय जॉन लॉक, और उन्होंने कहा था कि नेचुरल लॉ जो राइट्स हैं, प्राकृतिक अधिकार, तब से हैं जब स्टेट का एग्जिस्टेंस नहीं था। स्टेट भी बाद में आया, क्योंकि पहले तो हम केव्स में रहते थे, फिर हम लोग जो प्लेन्स में आए, और यहाँ पर जब एग्रेरियन सोसाइटी बनी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, और एग्रीकल्चर शुरू हुआ, और तब हमने तमाम प्रकार के समाज का निर्माण किया। उसी में से स्टेट निकल करके इमरजेंस इवोल्यूशन ऑफ स्टेट।
तो स्टेट आया तब तो आप दूसरे प्रकार के राइट्स की बात करोगे, क्योंकि स्टेट प्रोवाइड करेगा। लेकिन नेचुरल राइट तो पहले से है, जैसे कि बोलने का अधिकार, मनुष्य है तो बोलेगा, मनुष्य तो जन्म से वैसे ही बोलता है ना, तो बोलने का अधिकार। जब आप फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच की बात करते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वहां पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको, वो फंडामेंटल राइट है। लेकिन किसी को ऐसे ही अगर आप उसको पीटो तो वो चिल्लाता है, क्योंकि उसको दर्द होता है इसलिए वो चिल्लाता है। तो ये कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, ये नेचुरल राइट है। ये कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्या है, नेचुरल। भूख लगना नेचुरल राइट, ठीक है। अकेले में नहीं रहना, बल्कि अकेले में डर लगता है मनुष्य को, तो वो ग्रुप में रहना चाहता है, तो समूह में रहने का अधिकार, वो समूह में जाना चाहता है। अगर मान लीजिए आप पैदल चल रहे हो, रात का अंधेरा है और आप अकेले छूट जाए और आगे 3-4 लोग चल रहे हो, तो आप दौड़ करके उनमें शामिल होना चाहते हैं ना। तो क्यों होना चाहते हैं, ये नेचुरल है। आप कहोगे नहीं इसको फंडामेंटल राइट है कि ये इस ग्रुप में चलेगा, फंडामेंटल राइट नहीं है। ये किस टाइप का राइट है, नहीं, जो सोने का अधिकार, नींद आती है मनुष्य तो नींद आएगी, ठीक है। तो जो राइट्स बिल्कुल एनिमल्स के इक्वल हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल जन्म लेने के साथ हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि तो बिल्कुल ही बेसिक है, तो वो होता है। दूसरा होता है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन वर्ड जब आ जाता है तो उसके साथ डिग्निटी आ जाती है, सम्मान आ जाता है, गरिमा आ जाती है। ह्यूमन मतलब थोड़ी सी बहुत ऊंची चीज हो जाती है, वहां केवल नेचुरल वाली बात नहीं है। आप कहोगे कि हमारे यहाँ पर जो 3 भाई हैं, वो तो एक नौकरी करते हैं, एक बिजनेस करते हैं और एक खेती का काम देखते हैं, लेकिन एक भाई जो है वो कुछ काम का नहीं है, ज्यादा कुछ काम नहीं करता, तो हम उसको ऐसे खाना दे देते हैं, बाहर बैठा रहता है, उसको एक जंजीर बांधी हुई है क्योंकि वो किसी को पीट ना दे, इस वजह से उस पर एक जंजीर लगा दी और उसको कटोरा ले जाते हैं, उसमें कुछ डाल देते हैं, उसको वो खा लेता है। तो वो नेचुरल राइट तो पूरा हो रहा है उसका, बट ह्यूमन राइट्स पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि वो राइट विथ डिग्निटी, सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। मनुष्य के नाते मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, मानव के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, वैसा व्यवहार उसके साथ होना चाहिए। जैसे आप किसी को खाना दें तो फेंक करके देते हैं या हाथ में देते हैं, या उसने झोली फैलाई तो उसमें डाल दिया, कटोरा फैलाया तो उसमें डाल दिया, या आपने यूं फेंक दिया और फिर वो सड़क पे गिर गया और फिर उसने उठाया। तो इन दोनों में अंतर आ जाता है। अगर आप ऐसे फेंकते हैं और वो सड़क पे गिर जाता है और फिर वो उठाता है, तो इसका मतलब है कि वो आपने उसको जानवर मान रखा है, ऐसा आप जानवर को खाना देते हैं, ऐसे तो आप जानवर को देते। लोग जब गौ माता को भोजन कराते हैं या रोटी देने की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा एक हाथ से प्यार से उसका सिर सहलाते हैं। कई लोग तो गौ माता की सेवा बहुत ही भाव से करते हैं, बहुत भाव से करते हैं, मतलब आप देखोगे उनको तो एक हाथ से सिर सहलाएंगे, एक हाथ से एक रोटी खिलाते जाएंगे, ठीक है, और उसका सिर सहलाते जाते हैं, और बड़ा श्रद्धा का भाव होता है, ठीक है। तो आप एनिमल के प्रति भी श्रद्धा का भाव रखते हो, यानी डिग्निटी, तो ये तो बहुत मानता है, तो फिर मनुष्य के साथ ऐसा क्यों नहीं। और आपके जो सबसे छोटा भाई है उसको आपने संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया क्योंकि वो मंदबुद्धि था या किसी कारण से उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहा, तो आपने संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया, तो क्या उसको आप फेंक करके खाना दोगे। ठीक है कि आप उसको अलग कमरे में रख सकते हो, लेकिन जंजीर बांधना कहाँ तक उचित है, और अगर जंजीर बांधना ही जरूरी है तो उसके बाद उसके खाने को फेंक करके देना कहाँ तक उचित है। तो ये जो चीजें होती है ह्यूमन राइट्स, उसको सबसे पहले मानव मानना, ठीक है। इसलिए कई बार जैसे कि आपने देखा होगा तालिबानी लोगों के बारे में आता था, अल-कायदा या कौन सा था वो, एक और क्या था संगठन, ISIS, कि वो महिलाओं की खरीद फरोख्त करते, मंडी लगती है और ऐसे लड़कियों को, महिलाओं को ऐसे खड़ा कर दिया जाता है, उसके बाद उसके प्राइस के आधार पर उसको खरीद लिया जाता था और उसको लोग ले जाते थे फिर घर। तो ये जो दुर्व्यापार है, मानव दुर्व्यापार, इसको हमारे यहाँ प्रतिबंधित है ना। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, बेगारी का, यानी कि जो आर्टिकल 23 बोलता है, यानी बिना वेतन के काम कराना। कई लोग बिना वेतन के ही काम कराते,
बोलते नहीं इसको कुछ जरूरत ही नहीं है। गांव में आप देखोगे ऐसे लोग अभी मिल जाएंगे, वो मजदूरी करते हैं, बंधुआ मजदूरी बोलते हैं उसको, बॉन्डेड लेबर, उसमें उसको कुछ देते नहीं है। वो काम करता है, भोजन प्राप्त करता है, वस्त्र प्राप्त करता है, वहां से कपड़े लेता है और खाना लेता है, उसके बाद उसको जो काम बताया जाता है वो सारे काम करता है। तो भोजन और कपड़े के खिलाफ अगेंस्ट काम करना, केवल भोजन कपड़ा प्राप्त करके काम करना बेगारी कहलाती है, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी। तो वो आर्टिकल 23। तो ये जो चीजें हैं फंडामेंटल राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसलिए वो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ह्यूमन राइट्स तो हम लोग ह्यूमन राइट्स कमीशन भी पढ़ेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वाले में, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी राइट है। हम लोगों ने एक्ट बना करके ह्यूमन राइट कमीशन बनाया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। लेकिन अभी भारत के सारे राज्यों ने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं बनाया, कुछ ही राज्यों ने बनाया। तो ये बहुत जरूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ह्यूमन राइट का UNHDR तमाम जो चीजें आप लोग देखते हो वो बहुत बड़ा बोलबाला है, पूरी दुनिया में इसका चर्चा होती है। इसलिए तो शरणार्थी आयोग है, रिफ्यूजीज के लिए पूरा कमीशन, हाई कमीशन UN का। तो शरणार्थियों को, अगर मैंने आपको पहले एक बस का उदाहरण दिया था कि हम लोग यदि बस में चढ़ना चाहते हैं, मैंने कुछ नौकरियां की जिसमें मुझे बस में यात्रा करनी पड़ती थी शुरू में, तो मैंने महसूस किया कि जब हम बस में, लास्ट बस होती थी या 5 बजे की बस है या 6 बजे की बस है, फिर उसके बाद केवल 8 बजे बस मिलती थी, उसके बाद फिर उधर बस नहीं होती थी। तो 7 बजे जो बस है या 6 बजे बस है, तो उसमें हम लोगों का ये रहता था कि इसमें कैसे भी करके चढ़ जाए, चाहे जितनी भीड़ हो, आगे खाली हो जाएगी और जगह मिल जाएगी। जगह नहीं भी मिलेगी तो 1 या 1.5 घंटे का सफर है, लटके लटके भी चले जाएंगे, कैसे भी करके पहुंच जाएंगे। तो आदमी चढ़ने के मूड में रहता है, और जब वो चढ़ जाता है तब उसकी टेंडेंसी बदल जाती है। उसको लगता है कि अब बस वाला कतई ना रोके कहीं पे भी, आगे कुछ लोग हाथ देते हुए दिख रहे हैं तो अब कम से कम रोके नहीं, बस ये चल रहे, क्योंकि जगह है नहीं भाई, कहाँ चढ़ोगे, जबकि आप भी तो ऐसे ही चढ़े थे और अंदर जो चढ़ा हुआ था उसकी मानसिकता वही थी। तो जिसको सीट मिल गई उसको लगता है कि बाकी जो दो सीट खाली है, 1 सीट खाली है, उस पर कोई आए ना, मैं अकेला बैठूं और मैं बल्कि सो जाऊं, मौका मिले तो मैं पांव लंबा करके सो जाऊं, इस पे कोई आए ना, ठीक है ना, ये सोच होती है। अब कोई आ गया तो फिर अब कोई खड़ा ना रहे रास्ते में, क्योंकि जब उतरने का हो तब मैं एकदम से उतर जाऊंगा। और जब खड़े वाले लोग हैं तो फिर वो क्या सोचते हैं कि अब कोई ना चढ़े, और जो बिल्कुल खिड़की पे लटक रहा है, वहां फाटक पे लटका पड़ा है, वो क्या करेगा, गेट वाला बोले अब तो रोकना नहीं तुम तो ये जो मानसिकता होती है ना, ये शरणार्थियों के बारे में यही होती है, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे आपकी स्थिति अगर ऐसी हो गई कि आपको कहीं शरणार्थी बनना पड़ गया और किसी देश में जाके शरण मांगनी पड़ गई, तब आप क्या चाहोगे कि इस देश में इतनी भी दया ममता नहीं है, इस देश में इतनी भी मानवता नहीं है, ये बड़ी पूजा करते हैं, बड़े भजन करते हैं, बड़ा प्रसाद चढ़ाते हैं, इंसान की तो कोई इज्जत ही नहीं रखी। भगवान तो काल्पनिक है, क्या पता है कि नहीं, यहाँ तो सीधा मनुष्य तो प्रत्यक्ष देवता है और मनुष्य की कोई इज्जत नहीं है। जो इंसान के काम नहीं आ पा रहा, वो बताओ तुम्हारी ये सब क्या मतलब है, ये सब शोहरत का भी और पैसे का भी और सब अनाज का भी। तो ये वाली चीजें जो है, ये जो बाहर है ना, उसी की मानसिकता। तो मैंने बस का उदाहरण आपने सबने देखा होगा, ट्रेन में भी लगभग यही मान्यता होती है, ठीक है ना, जहां बिल्कुल भारी, मुंबई में खास करके जो लोकल ट्रेन होती है उसमें यही एक सोच होती है ना। ऐसा नहीं होता कि ये आदमी कैसे रहेगा, ये तो इधर तो जंगल है, ये आखिरी बस है, अगर ये छूट गया तो यहाँ तो रुकने की भी कोई खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है, इसको ले चलो भाई कैसे भी करके। ये सोच वाले कितने लोग होंगे अंदर? नहीं, मनुष्य दरअसल स्वभाव तो स्वार्थी है, ठीक है, स्वार्थी। इसलिए अधिकारों को समझना होगा ना, तब आपको इस तरह से समझना पड़ेगा, इस तरह समझना पड़ेगा कि अगर आपके ऊपर आ गई तो फिर आपके साथ क्या होगा, ठीक है। तो जब हम CA NRC को पढ़ेंगे तब ये वाला कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा। फिर देश की जनसंख्या इतनी बढ़ गई और अगर इनके आने से इतना बढ़ गया तो फिर क्या होगा, देश के संसाधन तो सिकुड़ जाएंगे और बिल्कुल ही सिकुड़ जाएंगे, यही सब खा जाएंगे।
तब क्या होगा? चलो ठीक है, उसकी बात हो सकती है कि आप उस समय में इस तरह से सोचें और कहें कि नहीं, इस तारीख तक जितने लोग आ गए बस उनको हम मान्यता देंगे। लेकिन फिर धर्म के आधार पर देना कि अगर कोई मुसलमान बाहर से आया तो उसको नागरिक नहीं बनाएंगे, बाकी हिंदू को बना देंगे, सिख को बना देंगे, ईसाई को बना देंगे, लेकिन मुसलमान को नहीं बनाएंगे। तो चलो आप ये तो बोल सकते हो कि बांग्लादेश का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान आया तो उसको नहीं बनाएंगे। ये बात तो हमारे उसमें भी लिखा हुआ है, किसमें? मूल संविधान में भी, सिटीजनशिप एक्ट में है, ये तो उसमें भी लिखा हुआ है। तो फिर ये आपने सारे ही मुसलमान, मान लीजिए कोई आदमी इंग्लैंड से आया और इंग्लैंड में उसकी जान को खतरा था और वो मुसलमान था, तो फिर क्या होगा? उसको नागरिकता मिलेगी? या इन्हीं देशों में से अफगानिस्तान का मुद्दा आया था कि अफगानिस्तान से कुछ लोग जो उस समय में भारत आए थे, तो क्या उनको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं। देखिए, उसमें तीन देशों की बात है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसलिए मैं इंग्लैंड का एग्जाम्पल तो गलत दे गया, लेकिन एक बता रहा हूं। तो ये जो चीजें हैं, फिर अगर आप मानवीय दृष्टिकोण से बात करोगे, जब आप फिर हिंदू धर्म का तो है कि वसुदैव कुटुंबकम, एक तरफ तो हम बोलते हैं कि पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है, और इधर कंप्यूटर वाले और सब साइबर वाले और सब बोलते हैं कि एक ग्लोबल विलेज है, क्योंकि हम एलपीजी के बाद बोलते हैं कि ग्लोबल विलेज मतलब वैश्विक गांव, और वो वाला आप उसके साथ जोड़ो तो वसुधैव कुटुंबकम, आइडिया ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो जब ये आइडिया ऑफ इंडिया, तो यही गड़बड़ा गया, वसुधैव कुटुंबकम का वसुधा नहीं अपना, तो ये जो इंडियन पेनिनसुला है ये भी इंडिया नहीं है ना, ये भी कुटुंब नहीं है। इंडियन पेनिनसुला, जिसका नाम ही इंडियन पेनिनसुला, पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में आता है, जिसके दक्षिण वाले हिस्से को हम लोग हिंद महासागर बोलते हैं, इंडियन ओशन बोलते हैं, इंडियन नाम से जुड़ा हुआ है। तो जिनको इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है, जिनको कम से कम उसको तो कुटुंब मान लें, वसुधा तो बहुत दूर की बात है, प्लेनेट बहुत दूर की बात है, आपका पूरा जो अर्थ है वो तो बहुत अलग चीज है ना। हम तो पूरी अर्थ की बात करते हैं, पूरी पृथ्वी को माता कहते हैं। तो पृथ्वी माता, हम लोग कभी ये बोलते हैं कि भारत की जो पृथ्वी है वही माता है, धरती माता, कभी ये बोलते हैं? धरती माता तो पूरी धरती माता है ना। तो माता के बच्चे कौन हुए? वो कोई मंगल पे तो पैदा नहीं हुए, एलियन तो है नहीं, वो तो यहीं के हैं। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उसमें एलियन वर्ड यूज करता है, क्या बोलते हैं? एलियंस। इंडिया के हैं वो तो बड़ी खतरनाक चीज है। इसलिए आप सिद्धांतों में उनमें जाओगे, फिर बोलेंगे नहीं, इस तरह से स्टेट नहीं चलाए जा सकते। हाँ ठीक है, ये बात, स्टेट की बात अलग होती है। जब आप स्टेट की बात करें तो फिर वोट मांगते समय में, बाकी का प्रचार करते समय में उन इमोशनल चीजों को लेके इधर मत आओ, फिर स्टेट ही चलाओ ना ठीक से, क्योंकि आप वोट मांगते समय तो उन सिद्धांतों की बात करते हो, लोगों से बात करते हो तो वैसे ही बात करते हो, तो थोड़ा सा वो सारी चीजें हैं। अब इसमें कंट्रोवर्सी बहुत है, तो मैंने बाहर का एक मत तो आपको घर घर में मिल ही जाएगा, सभी के घर में, हमारे सबके घर में है, ठीक है। और कि इनको नहीं देना चाहिए, ये बोझ हैं, ये सब खा जाएंगे तो फिर हमारे बच्चे क्या खाएंगे, ये फिर हमारी लड़की को ले जाएंगे, फिर ये वो सब आतंकवादी हैं सब, और जगह जगह फिर सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी और फिर ऐसा होगा वो। इसके बारे में तो 10-15 पॉइंट जो भी लिखना है वो सब पर्याप्त प्रचार है, लेकिन दूसरे पॉइंट क्या है वो मैंने अभी आपको बताया, दूसरा पक्ष। और फिर एक ब्यूरोक्रेट वाला एक बैलेंस व्यू जो है वो भी लिखना पड़ेगा। दरअसल क्या होता है कि गुस्से में यूपीएससी की परीक्षा नहीं दी जाती, बड़े होशो-हवास में दी जाएगी। यूपीएससी की एग्जाम जब देंगे तब आपको कूल होना पड़ेगा, गुस्से में नहीं होगा। मतलब आप यूपीएससी की एग्जाम देते समय हिंदुओं की साइड में, हिंदू हैं तो हिंदू की साइड में खड़े हो गए, या मुसलमान है तो मुसलमान की तरफ जाके खड़े हो गए और वहां से नारे ये कोई नारे लगाने वाला काम नहीं है। यहां आप एडमिनिस्ट्रेटर है, आप जिला कलेक्टर बने, तो आप ये नहीं कहोगे आज हमारा जुलूस निकल रहा है, आज हमारी शाही सवारी निकल रही है, आज हमारे भोले बाबा का निकल रहा है, तुम्हारा नहीं, ये हिंदुओं का निकल रहा है। कलेक्टर के लिए वो क्या है, आज हिंदुओं का जुलूस है। मस्जिद के सामने अनावश्यक प्रदर्शन न करें,
स्पष्ट निर्देश देने पड़ते हैं उसको। शांति समिति की बैठक में भी जुलूस लेके आप निकलोगे, शाही सवारी, आप भोलेनाथ और बाबा और ये सब नहीं बोलोगे, आप बोलोगे आपकी शाही सवारी जो निकलेगी, आपका जुलूस जो वो 11 बजे निकलेगा। 6 जगह ऐसी आ रही हैं जहां पर मस्जिद है, वहां पर आपको जुलूस को रोकना नहीं है, नारे नहीं लगाना है, ज्यादा देर तक डांस नहीं करना है और ज्यादा जोर जोर से डीजे नहीं बजाना और तुरंत वहां से निकल जाना है। आगे जो चौराहे हैं जहां आपको उसको रोक के रखना है, लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, वो चौराहे हम चिन्हित करके बता देते हैं, तुम ये करोगे। फिर जब मुहर्रम निकलेगा या उसका मुसलमान का जुलूस निकला, तुम लोग समझ लो, ध्यान कान करके सुन लो, ये मंदिर है, ये गणेश मंदिर है, अभी यहाँ गणेशोत्सव चल रहा है, अभी फलाना हो रहा है, इसमें बहुत भीड़ रहती है, तुम इस रास्ते को इधर से कर लो, इधर से गुजरने की कोई जरूरत नहीं। बोले सर हम तो हर साल गुजर रहे थे, लेकिन उस समय में तुम्हारा जो त्योहार था, उस समय में यहाँ त्योहार नहीं पड़ता था। तो वो जो 6-7 लोग मुसलमान समझदार बुलाए हुए होते हैं शांति समिति में, इधर सब समझदार हिंदू बुलाए होते हैं 5-6, उन दोनों को समझा दिया, तुम अपने समुदाय, मैं तुमको अंदर कर दूं अगर फिर वो उसको अच्छे से तबीयत से समझाता है दोनों को, ठीक है। वो वहां रहता। तो जब भी कभी ऐसे कार्यक्रम आते हैं तो कलेक्टर को मीटिंग लेनी पड़ती है, उसको शांति समिति की मीटिंग बोलते हैं। उसमें यही होता है लगभग सभी जिलों में, छोटा कम ज्यादा लगभग इसी प्रकार की डांट पट। अधिकांश जगहों पर तो वो सब समझदार लोग होते हैं, तो वो सब हामी भरते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं, नहीं साहब हम हमारे युवाओं को भी समझा देंगे, बच्चों को भी सबको बोल देंगे, इधर कुछ नहीं करना, पटाखे तो बिल्कुल नहीं चलाना है, इधर यूं नहीं करना है, उधर वहां नहीं करना, यही तरीका होता है। अब आप जो है वो खुद ही तलक छापा लगा करके आ गए, बोले हम हिंदू हैं और खूब सारे कलावा बांध रखे हैं, हमारे बोले बाबा का निकलेगा, तो ऐसे थोड़ी, तो तुम कलेक्टर हो कि क्या मजाक हो, ऐसे थोड़ी होता, तुमको नहीं नाचना कूदना है। तो अभी हमारे यहाँ एक कलेक्टर सस्पेंड हो गया था, वो खुद ही नाच रहा था, वो खुद ही चला गया था, वो खुद ही डांस, उसको उसे रहा नहीं गया, कुछ बचपन की याद आ गई, पता नहीं क्या हुआ, तो वो खुद ही सवारी में नाचने लग गए। वो तो बीजेपी में तो नंबर बढ़ गए उसके, बीजेपी कार्यालय वाले तो बुला करके उसका स्वागत करते हैं, तुम पक्के हिंदू, एकदम नंबर 1, लेकिन प्रशासन की दृष्टि से 0, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से 0। जो सीनियर IAS है बोले कौन पागल है, हटाओ इसको, कल दूसरे दिन उसका ट्रांसफर हो गया, फिर उसकी क्लास अलग लगी। तो नेता तो उसकी सब वाहवाही कर रहे थे, अरे इधर आओ, अनुराग इधर आओ, फलाना जो भी नाम होगा, अरे इधर आओ हमारे पास बैठो, शाबाश शाबाश, अरे इन्होंने क्या किया, कल नाचे ये। तो अब वो क्या हुआ कि अब इससे तो काम चलता नहीं, जमात तो आपकी वो एडमिनिस्ट्रेशन वाली है, वो तो केवल थोड़ी देर का है उधर, तो वो नेताजी तो चले गए बैठ के गाड़ी में, अब आपको दूसरे दिन ऑफिस जाना है, मतलब रिपोर्ट करना है ऊपर। तो IAS ने नमस्कार किया सीनियर को, कौन हो तुम, ड्यूटी पे हो, कल पीली थी क्या, पागल आदमी हो, समझाओ उसको कोई, तो भाग यहां से। चपरासियों के सामने, सबके सामने डांट दिया उसको बाहर। फिर उसका जो कोई एक और जूनियर था उसको कहा जाके उसको समझाओ, उसकी सर्विस बुक में मार्क करो इसको, वो कोई जिम्मेदारी मत देना इसको, किसका हुआ है, जब तक इसका दिमाग ठीक नहीं। तो ये जो चीजें हैं, आपका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट चीज है। 4th पेपर पढ़ा दिया मैंने, ये 4th पेपर का सिलेबस है, इमोशनल इंटेलिजेंस, अकल रखना, इमोशनल नहीं होना एकदम से, ठीक है। वो आप अपना निजी घर पे जाके करो ना, घर पे जाके करो, वो निजी चीज है, नितांत व्यक्तिगत चीज है। धर्म की अभिव्यक्ति नितांत व्यक्तिगत चीज है, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है वो आपकी, प्रशासन में नहीं, प्रशासन में नहीं होते। मैं खुद गायत्री परिवार का झोला लेके घूम रहा था, उसमें डपली थी, और जब मैं ट्रेनिंग पे था तो हम लोगों का शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम था, नाचना कूदना ही था, असली में ही नाचने कूदने का ही काम था, सारे ही सब लोग नाचने कूदने के ही मूड में थे। तो हम दोपहर में ले आए उसको, वहाँ के लोकल गायत्री शक्तिपीठ से उठा के डपली और पीला झोला, तो हमने वो कंधे पे टांगने की आदत थी तो टांग लिया। तो हमारे जो कोर्स डायरेक्टर थे उन्होंने बोला, कहाँ तुम ड्यूटी पे हो, नौकरी में हो तुम, अभी जॉब में हो? मैंने कहा तो फिर ये क्या है? हमने कहा सर वो ब्राह्मण ही थे, शुक्ला जी थे। तो हमने कहा अरे ब्राह्मण हो के नहीं समझ रहा
कि हिंदू धर्म है तो उसमें पीले कलर से इसके लिए तो लोग मर गए, खप गए, पता नहीं क्या क्या हुआ, और पूरा सब क्रांतियां वांतियां सब याद आने लगी। लेकिन ये सब नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन क्या चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। इसलिए ध्यान रखिए, ये जो चीजें हैं ये आपको फोर्थ पेपर के हिसाब से भी मैंने थोड़ी थोड़ी बता दी। चलिए अब थोड़ा सा बॉडीज को देख लें, ऐसी लंबी चौड़ी बात हो। एक और होमवर्क मैं देना चाह रहा था जो सबको दिया मैंने आपको। डिकार्बोनाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में बहुत सारी चीजें आ रही है कि 2030 का जो गोल है वो कि 2030 तक क्या करेंगे, 40 तक क्या करेंगे, ये भारत फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और करेगा तो कैसे करेगा, भारत जिस गति से चल रहा है उससे हो पाएगा क्या, और पॉलिसी में और क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए। कभी आपके सुझाव मांगता हुआ कोई प्रश्न आ गया तो ऐसा प्रश्न जो है आपको तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो उसको क्लाइमेट चेंज के प्रति, डिकार्बोनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि डिकार्बोनाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो अभी दरअसल बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हम लोगों ने, तो उसमें से एक आर्टिकल में ये निकल करके आया कि डिकार्बोनाइजेशन, और खास करके जब हम व्हीकल्स की बात है, जब भी हम डिकार्बोनाइजेशन की बात करते हैं तो सीधा ध्यान व्हीकल्स पे जाता है, वाहनों पे जाता है कि वाहनों से धुआं निकल रहा है, और धुआं निकल रहा है तो ये बहुत प्रदूषण फैला रहा है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जा रही है और ग्रीन हाउस गैस बहुत हो जाएगी, और यही ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। अब कोई भी धुआं छोड़ता हुआ जा रहा है तो हमको लगता है ग्लोबल वार्मिंग यही कर रहा है, मतलब इसी ने सारे ग्लेशियर पिघला दिए हैं, यही एक है सारा। और किसी की कार में से धुआं बिल्कुल नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये साधु आदमी है, मतलब इसने जो है पर्यावरण को बचा लिया। तो ये जो मान्यता है, ये क्या यही डिकार्बोनाइजेशन केवल इतना ही है? तो उसके बारे में वो बताते हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, अगर किसी ने बैटरी लगा ली और बैटरी से वाहन चला रहा है, उसकी जो नंबर प्लेट है वो ग्रीन है और वो उस टाइप की है और वो इस प्रकार का व्हीकल है, तो बस उसने सब कुछ जीत लिया। नहीं, बैटरी चार्ज करने के लिए जब वो प्लग इन करेगा और वहां जाकर के प्लग लगाएगा तो फिर चार्ज करेगा, तो चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है वो तो कहीं कोयला जला करके धुआं निकाल के ही बन रही है ना, क्योंकि अभी भी 60% हमारी एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी वो कोल को जला करके ही होती है, कोयले को जला करके ही बिजली बनाई जाती है। तो जब कोयले को जला करके ही बिजली बनाई जा रही तो आप चार्ज उससे कर रहे हो तो फर्क क्या पड़ना है, वो वहां प्रदूषण हो गया आपके हिस्से का। तो क्या इससे बात बन जाएगी? तो नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। तो फिर क्या करना चाहिए? तो इसके लिए एक लंबी लिस्ट है। दूसरी चीज, आपने जो वही वाली जो बैटरी बनाई जो कि चार्ज किया आपने, वो बैटरी में लिथियम लगा है, तो लिथियम भी कहीं न कहीं माइनिंग हुआ है, तो माइनिंग करने में भी एनर्जी खर्च हुई है, तो वहां खर्च हो गया। बल्कि वहां ऊपर पेड़ खड़ा था और आपने माइनिंग की तो पेड़ भी आपने काट डाला, तो वो जिंदगी भर जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता और ऑक्सीजन देता वो भी तो बंद कर दिया आपने। तो वो भी आपका बजट है और उसी बजट का हिस्सा है, कार्बन फुटप्रिंट का हिस्सा हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही ना? तो इसके ऊपर जब आप लिखोगे तो वो सोर्स बताते हैं, 4-5 सोर्स बताते हैं कि आप कार पुलिंग भी कर सकते हो, कारों की संख्या कम कर सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग एक बिल्कुल ही अच्छा चरण है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पहले तो 5% होती थी, अब 10% होने लगी, और थोड़ा 2025 तक इंतजार करो तो शायद 20% ब्लेंडिंग होने लग जाएगी इथेनॉल की। और इथेनॉल में अगर ये ऐसा हुआ तो जो शुगर कैन जो वाली शुगर कंपनियां और दूसरी जो चीजें हैं वो जहां से इथेनॉल हम लोग लेते हैं उनको भी कुछ प्रॉफिट होने लगेगा, तो वो भी फायदे में चले जाएंगे। तो ये सब चीजें, एक तो इथेनॉल वाला कंसेप्ट, दूसरा हाइड्रोजन फ्यूल वाला कंसेप्ट कि क्या हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो पॉसिबल है। डेफिनेटली हाइड्रोजन फ्यूल की टेक्नोलॉजी जो है अभी थोड़ी सी टफ है और हमको और ज्यादा इंपोर्ट करनी पड़ेगी और बिल्कुल उसको इजी बनाना पड़ेगा, अभी थोड़ा काफी महंगा है। बाकी हाइड्रोजन हर जगह अवेलेबल है, पानी में भी है, हवा में भी है। हाइड्रोजन को कैप्चर करके और अगर हम उसको ऊर्जा के रूप में उपयोग करना अगर शुरू कर दिया हमने तो डेफिनेटली वो एक क्रांति होगी। लेकिन और भी है, सीएनजी है और बायोगैस एनर्जी है। तो बायोगैस से जो एनर्जी निकलेगी क्या उसको इसमें हम यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली कोई भी गैस है वो यूज कर सकते हैं। तो सीएनजी को, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस को कितना यूज कर सकते हैं और बायोगैस को कितना यूज कर सकते हैं, इसी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल को। और एक होता है हाइब्रिड कार जो होती है, हाइब्रिड कार में दोनों तरह की व्यवस्था होती है। इंटरनल कंबशन इंजन जो
ट्रेडिशनल इंजन है हमारा डीजल और पेट्रोल वाला, वो तो रहेगा ही, साथ साथ बैटरी भी रहेगी। तो जब वो बैटरी से चलेगा और जब वो खत्म हो जाए, डिस्चार्ज हो जाएगा, तब वो फ्यूल से चलने लगेगा, और फ्यूल से जब चलेगा तो इतने भी देर में बैटरी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो वो उसी में चार्ज हो, घर जाकर के आपको चार्जर पे लगाने की जरूरत नहीं है, वो फ्यूल से चलते चलते। तो ऐसा करके भी हम 40% एनर्जी को बचा सकते हैं, यानी इन्वायरमेंट को, कार्बन एमिशन को बचा सकते हैं। और कार्बन एमिशन इस तरह से आप कम करते हैं। तो ये जो मैंने आपको सुझाव दिए अलग अलग, ऐसे 7-8 सुझाव जो है आप अपने आंसर में लिखना सीखो। ठीक है, तो ऐसा आंसर बनाना सीखो और सॉलिड आंसर बनाओ। बहुत ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता कि आपने ये आर्टिकल, एक जैसे 15-20 आर्टिकल पढ़ने से कुछ नहीं होता। चाहे आपने 3 आर्टिकल पढ़े हो, उनमें से पॉइंट्स निकाल करके 10 पॉइंट का, 7 पॉइंट का एक आंसर बना लिया और अपने पास रख लिया। एग्जाम के दिनों में उसको रट के चले गए, जाके लिख दिया 7 पॉइंट, सामने वाले को क्लिक करेगा, इसको समझ आ गया है कि ये कम कैसे होगा, डिकार्बोनाइजेशन होगा कैसे, तो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं होता, लंबी चौड़ी मेहनत करना, स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं। ठीक है, वो हार्ड वर्क करने से नहीं होगा। स्मार्ट वर्किंग करिए, नोट्स बनाइए, टू द पॉइंट नोट्स बनाइए, कम चाहे पढ़ें, उसमें से उन पॉइंट्स को निकाल करके संजो करके रख ले। तो 3 काम मैंने अभी आपको ये वाले दे दिए, तो इसको करिएगा। चलिए, अब हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, आपको सबको कोई डाउट नहीं रहा होगा, उसमें हमने काफी अच्छे से किया। फिनेंस कमीशन की बात भी हमने की थी, और मैंने कहा था कि 280 में फिनेंस कमीशन दिया हुआ है, और 275 में ग्रांट इन एड जो होती है वो भी फिनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर ही दी जाती है। और 282 में मैंने कहा था, बताया था 282 डिस्क्रिशनरी, नहीं बताया था, डिस्क्रिशनरी पावर बताया था। तो ये जो डिस्क्रिशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खास करके फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसी के पास वो सीधा जो है इसको यूज कर सकता है। किसको? 282 के तहत। तो ये जो डिवोल्यूशन बताया था, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन एंड वर्टिकल डिवोल्यूशन, टैक्सेस जो इकट्ठे होते हैं वो वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वापस स्टेट्स को जाते हैं। तो 41% जो है रिसोर्सेज किसको जाएंगे? स्टेट्स को जाएंगे। तो फिर बचा हुआ 59 जो है वो किसके पास रहेगा? सेंटर के पास रहेगा। उस 59 में से कुछ हिस्सा जो है वो डिस्क्रिशनरी के तहत स्टेट्स को वापस दिया जा सकता है। तो ये डिस्क्रिशनरी कैसे होगा? तो पहले वो प्लानिंग कमीशन के थ्रू होता था। किसके तहत होता था? प्लानिंग कमीशन के तहत। प्लानिंग कमीशन उसी हिस्से को तो यूज करता था और अपने डिस्क्रिशन से यूज करता था, और तब तो 32 ही होता था स्टेट को जाने वाला, है ना। तब तो 32 होता था, 68 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहता था, यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास रहता था। तो बड़ा हिस्सा था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है एक तरह से फाइनेंस का प्लानिंग कमीशन था कि वो तरह तरह की प्लानिंग 5 ईयर प्लान बनाता था, और हर साल का अलॉटमेंट होता था फिक्स कि ये पैसा इस राज्य को जाएगा, इस प्लान में जाएगा, इस योजना में जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। अब उसके बजाय हमने कर दिया नीति आयोग। तो नीति आयोग नॉन एग्जीक्यूटिव कमीशन है, लेकिन नीति आयोग को जरूर लिखिएगा, क्योंकि नीति आयोग एक ऐसी बॉडी है जो पहले एक आलोचना ये होती थी प्लानिंग कमीशन की कि वो टॉप टू बॉटम अप्रोच था उसका, यानी कि जो निर्णय लिए जाते थे वो उच्च स्तर पर लिए जाते थे और इम्प्लीमेंट किया जाता था उसको रूरल और विलेज लेवल पर, और वहां तक योजनाएं और वो पैसा और वो खर्च किया जाता था पंचायतों के माध्यम से भी, सभी तरह की योजनाओं के माध्यम से। तो नोडल एजेंसी जो थी लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन वाली, वो लोकल लेवल पे थे, बट जो डिसीजन मेकिंग होते थे वो वहां होते थे, टॉप लेवल पे होते थे। तो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच थी, इसलिए गलत थी, क्योंकि आप एयर कंडीशनर में बैठ करके गांव की स्थिति को जानते नहीं और वहां के लिए योजनाएं बना रहे हो। अब नीति आयोग के बारे में ये दावा किया जाता है कि ये एक ऐसी बॉडी है जो सलाह लेती है लोकल लोगों से, स्थानीय लोगों से सलाह लेती है, और बिल्कुल बॉटम अप अप्रोच है इसका। और ये प्रोसेस यहां से सलाह लेकर के यहां से कौन सी योजनाएं कारगर होगी नहीं होगी वो उसकी स्टडी की जाती है, और उसको फिर
केंद्र में वहां पर जो नीति आयोग है वो एक थिंक टैंक की तरह काम करता है और उसके जो मेंबर होते हैं और प्रधानमंत्री खुद उसके चेयरमैन है। और ये तो नीति आयोग पे जरूर लिखिएगा और उसका पूरा मैंने ये चीज बता दी, क्योंकि ये प्लानिंग कमीशन का सब्स्टिट्यूट है और इसका जो 2015 से 1 जनवरी 2015 से जो ये शुरू हुआ 1 जनवरी 2015 से, है ना। तो मोदी जी ने 2014 में 15 अगस्त को घोषणा की थी कि हम प्लानिंग कमीशन खत्म कर रहे हैं और नीति आयोग शुरू कर रहे हैं। तो बहुत आलोचना प्रति आलोचना सब, देखिए ऐसा है कि अभी हम लोगों को आलोचनाओं में और उसमें एक लिमिट तक ही जाना है। उसका कारण है कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि सत्ताएं जो भी होती है उसी में आपको कुछ करना होता है। सत्ताएं जो भी हो, सत्ता में जो भी हो, जैसे पहले यूपीए गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस शासित सरकार थी, तो ऐसा तो नहीं कि सारे आईएएस ने आत्महत्या कर ली हो, नहीं, उस समय में भी वो आईएएस रहे और अपनी कलेक्टर की जो जिस पद पे था वो करता था। नागरिक भी जिसको अपना बिजनेस करना था अपना बिजनेस करता था। अब चूंकि मोदी सरकार आ गई है तो सबने आत्महत्या कर ली हो तो बताओ, नहीं, कोई ऐसा नहीं होता, सब अपना अपना काम करते हैं। राष्ट्र में जिसको भी जिम्मे जो काम होता है, सत्ताएं आती रहती हैं, बदलती रहती हैं, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अकबर का शासन था, यहाँ तक कि अकबर तो वो था व्यक्ति जो कि मुगल शासन था और वो तो सत्ता जो है बच्चों में जाती थी, उनके बच्चों में, आम आदमी को तो सत्ता मिलती नहीं थी। लेकिन उस समय के लोग भी, उस समय में भी आप देखोगे कि संत पैदा हुए थे। अकबर के समय में भी तुलसीदास थे जैसे, है ना, और महाराणा प्रताप थे जिन्होंने सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था कि मैं अकबर का गुलाम कभी नहीं बनूंगा, जबकि बहुत सारे राजपूत राजा तो सरेंडर कर गए थे, है ना। राजस्थान इसके लिए जाना जाता है, किसके लिए, शौर्य के लिए जाना जाता है। लेकिन अकबर के सामने तो कई लोगों ने घुटने टेके, लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं टेके। इसलिए हम लोग याद करते हैं महाराणा प्रताप को, अकेले को याद करते हैं। खुद उनके भाई जो शक्ति सिंह है वो भी चले गए थे ऐसे, और उनके घर परिवार के बहुत सारे लोग जो उनके रिश्तेदार थे वो सलाह देते थे कि झुक जाने में फायदा है, ठीक है, लेकिन वो नहीं झुके। लेकिन उस समय में बहुत सारे लोगों ने अपना धर्म भी चलाया। उसके बाद औरंगजेब जो बहुत खूंखार माना जाता था और एंटी हिंदू माना जाता था, लेकिन उसके समय में भी ऐसा तो नहीं कि हिंदू धर्म और सारे मंदिर खत्म हो गए हों। कुछ मंदिरों को नुकसान उसने पहुंचाया, अपमान भी किया, तो बाद में जीर्णोद्धार भी हुआ होगा। कुछ शासक आए होंगे, उन्होंने जीर्णोद्धार भी कराया। तो ये सब चलता रहता है। दरअसल पर सत्ताएं, जैसे किसी ने भारत पर 70 साल शासन किया, तो 70 साल में जितने लोग पैदा हुए वो लोग तो जो पहला साल था शासन का, उस समय वो 1 साल के थे, तो जब शासन खत्म हो रहा था तब वो 70 साल के हुए कि नहीं हुए ना। तो इस दौरान उन्होंने खाना भी खाया, नौकरी भी की होगी, खेती करना थी तो खेती भी किया होगा। तो सत्ताएं अपनी जगह पर, चाहे वो तानाशाह की हों, चाहे वो किसी प्रकार के शासक हों, चाहे वो किसी पार्टी के हों, चाहे वो फासिस्ट हों, कुछ भी हो, मनुष्य का, नागरिक का काम चलता है और वो आगे बढ़ता है, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी का काम होता है, उनके लिए जैसी भी सत्ता है, जैसा भी कानून है, जैसी भी सुविधा है, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन करके उसके जीवन को सफल बनाना, सुगम बनाना, उसको सरल बनाना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, ठीक है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर का काम सत्ता बदलना नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है, जनता की सुविधाओं का ख्याल रखना, उसको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वाह करना। इसलिए आप देखते हो कि नवरत्न होते थे, तो नवरत्न चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, लेकिन उसको हुजूर बोलते थे अकबर को, और वो जैसा आदेश देता था फिर उसको सलाह भी देते थे, हुजूर इससे तो फिर हमारी जनता मर जाएगी, जनता भूखों मर जाएगी, आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसी बात करते ही थे और ऐसे अपनी बात रखते थे। तो बात रखने का एक तरीका होता है, दरबार हो, सत्ता हो, ये विधानसभा हो, लोकसभा हो, ये सब चीजें। अब कई तरह के परिवर्तन आते हैं। अफगानिस्तान में कभी लोकतंत्र नहीं आएगा ये नहीं कह सकते। बीच में अफगानिस्तान ने 20 साल तक लोकतंत्र सीखा, आज लोकतंत्र नहीं है, बिल्कुल वहां फिर से तालिबान का शासन है, फिर से वही स्थिति हो गई है, जबकि 20 साल से वो एक्सरसाइज कर रहे थे डेमोक्रेसी को, ठीक है। तो एकदम वहीं के वहीं पहुंच गए। लेकिन उन दिनों में कोई ये शंका करे कि एक दिन तो वापस तालिबान को आना ही है, लोकतंत्र से क्या होता है, तो वो तो ऐसे ही जल जल के मर जाता, खत्म ही हो जाता है उसकी जिंदगी। लेकिन 20 साल तो उन लोगों ने एंजॉय किया ना उस चीज को,
अब ठीक है कि 10 साल बाद 20 साल बाद फिर से कोई क्रांति होगी, वहां के लोग उठ खड़े होंगे, तालिबान का सफाया हो जाए, या कट्टरवादी लोगों को ही लगे कि हम इसमें कोई फायदा ही नहीं रहा, हमने इतने सारे, मुझे नहीं लगता उनका दिल पसीजेगा कम से कम मुझे तो नहीं लगता, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा तो जरूर होगा कि कुछ बदलाव होता है। जिंदगी गतिशील है, समाज गतिशील है, राजनीति गतिशील है, तो इसलिए उस चीज को थोड़ा सा आप लोग इमोशनल तरीके से मत लीजिएगा, स्टडी के तरीके से लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इस क्लास में कोई भी चीज बोलता हूं तो बहुत ओपन बोलता हूं, बहुत ब्लंट रहता है, लेकिन उसका कारण ये रहता है कि मेरी खुद की भावनाएं कोई नहीं है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की भावना से बात कर रहा हूं, मैं बायस्ड होकर के पूर्वाग्रह के साथ बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसके साथ बात कर रहा हूं? एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज होती है जिसमें आपको, पर ये बनना मतलब इतना आसान नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, क्योंकि अगर आप पहली बार आए हैं क्लास में तो आज आपको लगा होगा कि ये कैसी लैंग्वेज है, मतलब ऐसा तो वहां नहीं चलेगा, नहीं तो वहां चलाना भी नहीं है ना, हमको जाना नहीं है हमको यही चलाना, हमको कहाँ चलाना? परीक्षा में चलाना, एग्जाम में चलाना, ठीक है। तो एग्जाम तो इसी से जीती जाएगी, एग्जाम के लिए आपको फिर दूसरी तरफ नहीं जाना है। तो आज का होमवर्क लिख लीजिए। फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, SC/ST कमीशन, NSSC लिखिए, NCSC लिखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, NCSC। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है 338। NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। नोट्स बनाइए इसका, ये कमीशन कब बना था, बाइफरकेट कब हुआ, कब कब इसको ताकत दी गई, कमीशन के तौर पे कब माना गया, पहले क्या था, पहले एक ऑफिसर होता था, बाद में इसको कमीशन बनाया गया। तो इसकी तारीखें वगैरह लिखे, स्टडी कीजिए इसकी। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नॉट OBC, BC। तो ये कब बना? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना है। तो कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? तो ये है 338B, 338A, 338B। तो ST वाला है वो 338A है, 338 नंबर का। तो तीनों ये कास्ट के बेस पे। नेशनल कमीशन फॉर नहीं, वो तो उसमें आएगा, वो ना कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल वाला कौन सा? लैंग्वेज वाला, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। यस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस हैं। आज ये होमवर्क करिए, कल हम आगे के नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एग्जीक्यूटिव कमीशंस और भी करंट अफेयर्स की कुछ चीजें। तो आज ठीक लगा आपको रिव्यू कुछ सप्ताह भर के लिए? हाँ, चलिए ठीक है। शांति पाठ। ओम देव शांति।